स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के 58 लाख गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार वासियों को देंगे फ्री सोलर पैनल। दरअसल बात यह है कि बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 14 जून को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विशेष अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों के करीब 58 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार कुटीर ज्योति योजना के लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अपनी जेब से 1 रुपये भी खर्च करना नहीं होगा। जहाँ सोलर पैनल की पूरी लागत केंद्र और फिर राज्य सरकार मिलकर के वहन करेगी। इसके साथ ही लगाए गए सोलर सिस्टम का 10 वर्षों तक मुफ्त रखरखाव भी किया जाएगा। जहाँ ऊर्जा विभाग का दावा है कि पहले चरण में लाखों घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों का बिजली बिल कम होगा और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा। जहाँ सरकार इसे बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा पहल बता रही है, जिससे ग्रामीण और फिर शहरी गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक पर बिहार से हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, इस दिन आएंगे पटना। दरअसल बात यह है कि नीट पेपर लीक और फिर युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस देश भर में छात्र सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना भी आएंगे और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। जब कांग्रेस ने कोटा, प्रयागराज, पटना और फिर दिल्ली में छात्र सम्मेलन का कार्यक्रम घोषित किया है। कांग्रेस का कहना है कि नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों और फिर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही की मांग उठाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का पटना दौरा जून-जुलाई के इस छात्र अभियान का हिस्सा होगा, जब उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार में नीट पेपर लीक का मुद्दा पहले भी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार में चोरी हो गया 120 फीट ऊंचा मोबाइल टावर, कंपनी की शिकायत के बाद जांच शुरू। दरअसल बात है कि बिहार के बक्सर जिला से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस और फिर प्रशासन दोनों को हैरान कर दिया है। डुमराव इलाके में लगा करीब 132 फीट यानी कि 40 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर अचानक गायब हो गया। टावर की मालिक कंपनी ने जब मौके का निरीक्षण किया तो फिर वहां पर टावर के साथ साथ जनरेटर और अन्य उपकरण भी नहीं मिले। इसके बाद कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और फिर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये टावर कई वर्षों से बंद पड़ा था। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जब वो साइट पर पहुंचा तो फिर पूरा ढांचा गायब था। जब पुलिस को आशंका है कि टावर को धीरे धीरे खोल करके उसके लोहे और फिर अन्य सामान को चोरी किया गया होगा। हालांकि इतना बड़ा टावर बिना किसी की नजर में आए कैसे गायब हो गया, ये अब भी जांच का विषय बना हुआ है। इस अनोखी चोरी ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। स्थानीय लोग भी हैरान है कि आखिर 132 फीट ऊंचा टावर कैसे गायब हो गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फिर पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। भतीजे के प्यार में पागल हुई बुआ, चुपके से रचाई शादी, खुलासा होते ही परिवार में मचा बवाल। दरअसल बात यह है कि बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हरकत मचा दी है, चर्चा छेड़ दी है। खबर के मुताबिक रिश्ते में बुआ और फिर भतीजे के बीच प्रेम संबंध था। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ चुपके से शादी रचा ली। काफी समय तक ये बात छिपी रही, लेकिन जैसे ही परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली, घर में हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि शादी की खबर सामने आने के बाद दोनों पक्षों की परिवार आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि कथित तौर पर दोनों के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और फिर मामला चर्चा का विषय बन गया। जब परिवार वालों का कहना था कि ये रिश्ता सामाजिक और फिर पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ है, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और फिर पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और फिर पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। यह घटना एक बार फिर से दिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों से जुड़े विवाद किस तरह बड़े सामाजिक विवाद का रूप ले सकता है। सस्पेंस खत्म, दीपक प्रकाश पर भाजपा की मुहर, अब उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर सबकी नजर। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में
कई दिनों से चल रहा सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वे खुद भी बिना किसी सदन के सदस्य बने कई महीने तक मंत्री रहे थे, इसीलिए दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद दीपक प्रकाश के भविष्य को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है और फिर आगे भी गठबंधन में बनी रहेगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा क्या रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल भाजपा और फिर एनडीए नेतृत्व की ओर से मिले संकेतों के बाद दीपक प्रकाश की कुर्सी सुरक्षित मानी जा रही है। अब सबकी नजर उपेंद्र कुशवाहा और फिर अगले राजनीतिक कदम और फिर बिहार में एनडीए के भीतर बनने वाले नए समीकरणों पर टिकी हुई है। लालू यादव को विधानसभा अध्यक्ष ने की नसीहत, कहा अपनी जान जोखिम में मत डालिए। दरअसल बात है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर के सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने दोनों नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि अपनी जान जोखिम में मत डालिए और सुरक्षा व्यवस्था का लाभ लेते रहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था। इसके बाद राजद ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से सुरक्षा में कटौती करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा समीक्षा के बाद नियमों के अनुसार फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं पर इस मुद्दे पर राजद और फिर एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुरक्षा को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में 23 पुलों की हालात खराब, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल बात है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर के एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जहां हाल ही में हुई तकनीकी जांच में राज्य के यानी कि बिहार के 23 पुलों की हालात बेहद खराब पाई गई है। इसके अलावा करीब 50 अन्य पुलों को तत्काल मरम्मत की जरूरत बताई गई है। यह खुलासा महत्वपूर्ण पुलों के निरीक्षण के दौरान सामने आया है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई पुलों में संरचनात्मक कमजोरियां, क्षतिग्रस्त हिस्से और रखरखाव से जुड़ी समस्याएं मिली है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समय रहते मरम्मत और फिर निगरानी नहीं की गई तो फिर भविष्य में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खराब स्थिति वाले पुलों की मरम्मत, तकनीकी जांच और सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है। हाल के वर्षों में बिहार में पुलों को लेकर के उठे सवाल के बीच ये रिपोर्ट बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है। बिहार में बनेंगी 12 नई टाउनशिप, 6.5 लाख करोड़ के निवेश का बड़ा प्लान, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिनके जरिए करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सरकार का दावा है कि इससे बिहार में उद्योग, व्यापार और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इन नई टाउनशिप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क और फिर आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर भूमि विकास का काम शुरू किया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों की जमीन परियोजना में आएगी उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार बिहार को निवेश और फिर रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका दावा है कि इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकसित बिहार के सपने को नई ऊंचाई मजबूती मिलेगी। 2-4 महीने नहीं, पूरा कार्यकाल करेंगे मंत्री दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के चल रही अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि दीपक प्रकाश को सोच समझ करके मंत्री बनाया गया है और वे सिर्फ 2-4 महीने नहीं बल्कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इस बयान के बाद उनके मंत्री पद को लेकर के चल रही चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लग गया है। दरअसल दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने को लेकर के कानूनी और फिर राजनीतिक बहस जारी है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और फिर एनडीए नेतृत्व ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उन्हें शपथ दिलाई थी। उन्होंने भरोसा जताया है कि दीपक प्रकाश आगे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहले दीपक प्रकाश के समर्थन में बयान दे चुके हैं। ऐसे में एनडीए की ओर से लगातार मिल रहे समर्थन के बाद ये संदेश गया है कि फिलहाल उनकी कुर्सी सुरक्षित है। अब बिहार की राजनीति में इस मुद्दे पर चल रहा सस्पेंस काफ़ी हद तक खत्म होता नजर आ रहा है।
मॉल, कैफेटेरिया, होटल और बैंक्वेट हॉल, बिहार के बस अड्डों की बदलेगी तस्वीर। दरअसल बात है कि बिहार के बस अड्डों की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। बिहार सरकार बस टर्मिनलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। नए बस अड्डों में यात्रियों को सिर्फ बस सेवा ही नहीं बल्कि मॉल, कैफेटेरिया, होटल, बैंक्वेट हॉल और फिर शॉपिंग सुविधाएं भी मिलेगी। इसका उद्देश्य बस स्टैंड को आधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करना है। सरकार के मुताबिक पटना समेत कई प्रमुख शहरों के बस अड्डों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल का इस्तेमाल होगा। आधुनिक बस टर्मिनलों में यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, पार्किंग और फिर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहरों के बुनियादी ढांचे को नई पहचान मिलेगी। आने वाले वर्षों में बिहार के कई बड़े शहरों के बस अड्डे देश के आधुनिक ट्रांजिट सेंटर की तरह नजर आएंगे। बिहार में गाड़ियों से हटेंगे प्रेशर हॉर्न, बेचने वाले दुकानों पर भी पड़ेगा छापा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने प्रेशर हॉर्न और फिर तेज आवाज वाले मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर पूरे बिहार में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ऐसे हॉर्न लगाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार अब उन दुकानों और फिर शोरूमों पर भी छापेमारी करेगी जहां पर प्रेशर हॉर्न बेचे जाते हैं। जिला प्रशासन को अवैध हॉर्न जब्त करने और फिर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि प्रेशर हॉर्न ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है, खास करके अस्पतालों, स्कूलों और फिर रिहायशी इलाकों में इनसे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपनी गाड़ियों से ऐसे हॉर्न तुरंत हटवा लें, नहीं तो फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी डर जाए, ये हो नहीं सकता। आखिर किस बात को लेकर के हत्थे से उखड़ गए पप्पू यादव। दरअसल बात है कि राहुल गांधी को लेकर के पूछे गए एक सवाल पर उस पूर्णिया सांसद पप्पू यादव काफी नाराज नजर आए। उन्होंने दो टोक कहा कि राहुल गांधी डर जाए, ये हो नहीं सकता। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी आज आम लोगों की आवाज़ बन चुके हैं और फिर सत्ता से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी का परिवार देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं और उन्होंने अपने परिवार में मौत को बेहद करीब से देखा है, इसलिए डर उनके स्वभाव में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी किसी संस्था या फिर व्यक्ति से डरने वाले नेता नहीं है। पप्पू यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और फिर छात्रों के मुद्दे को लेकर के देश भर में अभियान चला रही है। राहुल गांधी भी जल्द पटना में छात्र सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में पप्पू यादव का ये बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि, देश के ग्रीन एयरपोर्ट में शामिल हुआ पटना एयरपोर्ट। दरअसल बात है कि बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट अब देश के ग्रीन एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट पर हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऊर्जा संरक्षण से जुड़े कई आधुनिक उपाय लागू किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और फिर पर्यावरण के अनुकूल हवाई अड्डा विकसित करना है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक और फिर टिकाऊ डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऊर्जा दक्ष तकनीक, पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में शुरू हुए नए टर्मिनल से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ साथ एयरपोर्ट की क्षमता की भी इजाफा किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से बने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए केवल उनका ही नाम नामांकित किया हुआ था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। उनका नया कार्यकाल 2026 से 2029 तक रहेगा। अधिवेशन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को और मजबूत करने तथा बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है और फिर आगे भी गठबंधन के साथ मजबूती से काम करेगी। पटना समेत 26 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ले ली है, जहां मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 26 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर के डबल अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बिहार के कई हिस्सों में
में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और फिर भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि आंधी और फिर बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए किसानों, यात्रियों और फिर आम लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग की सलाह है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। बिहार के 9000 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में रुक सकता है वेतन। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के करीब 9000 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन शिक्षकों ने निर्धारित पोर्टल पर अपनी जरूरी जानकारी और फिर दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, उनका वेतन अगले 24 घंटे के भीतर रोका जा सकता है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अनुसार कई बार निर्देश जारी किए जाने के बावजूद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अब तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है। इसके कारण वेतन भुगतान और फिर सेवा अभिलेखों के सत्यापन में परेशानी आ रही है। विभाग ने सभी संबंधित शिक्षकों को अंतिम मौका देते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों की जानकारी समय पर अपडेट नहीं होगी, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसे में प्रभावित शिक्षकों से अपील की गई है कि वे तुरंत आवश्यक दस्तावेज जमा करके ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वेतन और फिर सेवा से जुड़े किसी भी परेशानी से बचा जा सके। सेहत की बात में आपकी लिवर के बारे में बात करेंगे कि आपकी ये रोज की आदतें लिवर में चर्बी बढ़ा रही है। आज ही आप इसको बदल लें। दरअसल बात है कि फैटी लिवर डिजीज आज भारत में तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हो चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि शुरुआत में इसके कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई लोग तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक जांच में लिवर में चर्बी जमा होने का पता नहीं चलता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन रही है। इन आदतों में सबसे ऊपर है मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाना, वहीं पर घंटों बैठे रहना, नियमित व्यायाम न करना, देर रात तक जागना और फिर पर्याप्त नींद न लेना। इसके अलावा बढ़ता मोटापा, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और अत्यधिक शराब का सेवन भी लिवर में चर्बी जमा होने का खतरा बढ़ाते हैं। वहीं पर शोध बताते हैं कि शारीरिक निष्क्रियता और फिर अधिक चीनी का सेवन सीधे फैटी लिवर से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण में फैटी लिवर को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रित रखने, मीठे पेय पदार्थों से दूरी बनाने और पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर का सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी लीवर में जमा चर्बी और सूजन में बड़ा सुधार देखा जा सकता है। राबड़ी देवी के हीरे के कंगन पर सियासी संग्राम, जेडीयू ने ईओयू से मांगी आय के स्रोत की जांच। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी द्वारा भोजपुरी गायक छोटी छलिया को कथित तौर पर हीरे जरा कंगन उपहार दिए जाने के बाद जेडीयू ने इस मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को पत्र लिखकर के कंगन की खरीद, उसकी कीमत, भुगतान के स्रोत और आय के स्रोत की जांच की मांग की है। नीरज कुमार ने सवाल उठाया है कि इतना महंगा उपहार किस स्रोत से खरीदा गया और क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। जेडीयू का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर के ईडी से भी जांच की मांग किए जाने की बात कहीं सामने आई है। जब दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से इस विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया गया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी मां के समर्थन में कहा कि किसी कलाकार को सम्मान स्वरूप उपहार देना कोई सामान्य बात नहीं है। तेज प्रताप यादव ने भी अपनी मां के समर्थन में कहा है कि किसी कलाकार को सम्मान स्वरूप उपहार देना कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कलाकार कभी खाली हाथ नहीं जाता और इस मुद्दे को बेवजह तुल दिया जा रहा है। कोई अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? लालू यादव की सुरक्षा पर भड़की बेटी मीसा भारती, सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने राज्य सरकार पर यानी कि बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि यदि बिना सुरक्षा सड़कों पर निकल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मीसा भारती ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतनी और फिर इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दरअसल
दरअसल हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव को पटना की सड़कों पर बिना सरकारी सुरक्षा के लोगों से मिलते जुलते देखा गया। इसे लेकर के राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजनीतिक नेताओं का दावा है कि सुरक्षा में कटौती के बाद ये स्थिति पैदा हुई है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। जब कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और फिर उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर के भी विवाद हुआ था। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी देने वालों की हुई पहचान, शेखपुरा से मोबाइल जब्त, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तकनीकी जांच और फिर सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। जांच के दौरान जिस मोबाइल फोन से धमकी भरे कॉल किए गए थे, उसे शेखपुरा जिले के एक घर से बरामद कर लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पार्सल डिलीवरी के बहाने डिप्टी सीएम से संपर्क किया। इसके बाद उसने ओटीपी मांगने की कोशिश की। जबकि विजेंद्र यादव ने ओटीपी देने से इनकार कर दिया, तो फिर आरोपी ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव की शिकायत पर पटना साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साइबर पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी बड़े साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ हो सकता है, जबकि जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक और फिर तकनीकी जाँच की जा रही है। किन वोटरों पर चल रही चुनाव आयोग की कैंची, धुंधली फोटो, गलत एंट्री और डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे डिलीट। दरअसल बात है कि चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूची को अधिक सटीक और फिर त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान उन रिकॉर्ड्स की पहचान की जा रही है जिनमें धुंधली फोटो, गलत व्यक्तिगत जानकारी, एक ही व्यक्ति के नाम की एक से अधिक एंट्री, मृत मतदाताओं के नाम या फिर अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों के रिकॉर्ड शामिल है। आयोग का कहना है कि उद्देश्य किसी पात्र मतदाताओं का नाम हटाना नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट को साफ और फिर अद्यतन बनाना है। नई वोटर लिस्ट तैयार करने के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता की फोटो स्पष्ट नहीं है, पता गलत है, नाम 2 जगह दर्ज है या फिर रिकॉर्ड में कोई बड़ी गलती पाई जाती है, तो फिर उसे सुधार के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। डेमोग्राफिक चेंज पर अमित शाह का बड़ा आदेश, बॉर्डर जिलों और मेट्रो शहरों के लिए सख्त निर्देश। दरअसल बात है कि देश में जनसंख्या के बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीमा से सटे जिलों और फिर बड़े महानगरों में जनसंख्या की संरचना में हो रहे बदलाव पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के असामान्य जनसंख्या के बदलाव को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की है, जहां इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक, निगरानी प्रणाली और फिर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, ताकि अवैध घुसपैठ और फिर सीमा पार गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा बॉर्डर जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फिर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। बिहार के गालीबाज विधायक सुरेंद्र यादव के बाद अब बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह का वीडियो वायरल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में नेताओं की भाषा को लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। गया जिले के वीरगंज से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक एक प्रोजेक्ट इंजीनियर से कथित तौर पर अभद्र भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक किसी विकास कार्य में देरी और फिर अनियमितता को लेकर के नाराज थे। इसी दौरान उनकी इंजीनियर से तीखी बहस हो गई। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण और फिर भाषा पर सवाल उठाए हैं। यह मामला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान को लेकर भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी। अब वीरेंद्र सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से नेताओं की भाषा और व्यवहार पर चर्चा का विषय बन गया है। बिहार की सड़क पर बहने लगी शराब, बिहार का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोतलें बटोरते दिखे। दरअसल बात है कि शराबबंदी वाले बिहार से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शराब से लदा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोग बोतलें उठाते नजर आए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से विषय बन गया है। वीडियो सामने आने के बाद शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जब बिहार में शराब की बिक्री और फिर सेवन पर प्रतिबंध है, लेकिन समय
समय समय पर शराब तस्करी और फिर बरामदगी की खबरों के सामने आती रही है। ऐसे में सड़क पर बिखरी शराब का ये वीडियो लोगों के बीच बहस का कारण बन गया है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और फिर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज की बेटी रोक्तिमा ने पॉलिटेक्निक परीक्षा में परचम लहराया है। मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। किशनगंज जिले से एक बार फिर बेटियों की सफलता की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। ठाकुरगंज प्रखंड के पोवाखाली नगर पंचायत की रहने वाली रोक्तिमा देवनाथ ने बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करके अपने परिवार, शिक्षकों और पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। जहाँ सीमित संसाधनों के बीच लगातार मेहनत और फिर सही मार्गदर्शन के दम पर रोक्तिमा ने ये साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। जब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि DCEC PE 2026 के परिणाम में रोक्तिमा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्हें RCG श्रेणी में 2979वीं रैंक मिली है। वहीं पर अनारक्षित श्रेणी में उनकी रैंक 15,783 और पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 5,983 रही है। इस उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। 16 वर्षीय रोक्तिमा ठाकुरगंज प्रखंड के पोवाखाली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 की निवासी हैं। उनके पिता विश्वम्बर देवनाथ, जिन्हें लोग भोल्टू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाते हैं। उनकी माता कल्पना देवनाथ हमेशा बेटी की पढ़ाई को लेकर के गंभीर रही हैं और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती रही हैं। परिवार की इसी प्रेरणा और सहयोग ने रोक्तिमा को आगे बढ़ने की ताकत दी है। रोक्तिमा ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को दिया है। इसके अलावा उन्होंने कोचिंग सेंटर की डायरेक्टर का आभार जताया है। उन्होंने बताया है कि कक्षा 6 से 8 तक उन्होंने विष्णुकांत झा के मार्गदर्शन में पढ़ाई की थी। उनकी पढ़ाई की तकनीक समय समय पर मिली सलाह और फिर लगातार प्रेरणा ने रोक्तिमा को आत्मविश्वास ला दिया है और फिर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, बहादुरगंज में बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर हाईवे की जमीन से अतिक्रमण को हटाया है। वहीं पर अब झांसी रानी चौक और अली हुसैन चौक की बारी है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वर्षों से फैले अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए LRP चौक इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे, ठेले, खोमची और फिर कई अवैध कब्जों को हटाया गया। दरअसल लंबे समय से स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे कि LRP चौक के आसपास सड़क की जमीन पर अतिक्रमण होने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आए दिन जाम लग रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। जब प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर के स्वयं कब्जा हटाने का मौका दिया था, लेकिन जब तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आखिरकार बुलडोजर चलाना पड़ा। यह अभियान अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार और फिर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुसरू सिराज की मौजूदगी में चलाया गया। या किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन की टीम सुबह से ही मौके पर पहुंची और फिर एक एक करके सड़क की जमीन को खाली कराना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण सिर्फ यातायात को प्रभावित नहीं करता, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा बन जाता है। कई बार सड़क संकरी होने और फिर अवैध कब्जों की वजह से दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसीलिए सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर दूसरी ओर इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नई मांगे रख दी है। जब लोगों का कहना है कि बहादुरगंज के झांसी रानी चौक और अली हुसैन चौक में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। वहां पर रोजाना कई घंटों तक जाम लगा रहता है। स्कूली बच्चों, मरीजों और फिर आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहां भी जल्द अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन और फिर जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि केवल अभियान चला करके छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अस्थायी समाधान भी निकाला जाए ताकि हटाया गया अतिक्रमण दोबारा सड़क पर वापस ना आ सके। फिलहाल LRP चौक में हुई इस कार्रवाई को प्रशासन की बड़ी पहल माना जा रहा है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि झांसी रानी चौक और फिर अली हुसैन चौक जैसे जाम से जूझ रहे इलाकों में प्रशासन कब कार्रवाई करता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, सीमांचल को 17 साल बाद बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि किशनगंज जलालगढ़ नई रेल लाइन परियोजना शुरू होने वाली है। यह किशनगंज से जलालगढ़ के बीच नई रेल लाइन बनने वाली है, जिसकी वजह से सीमांचल वासियों को ये बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पर 1852 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन बिछाई जाएगी किशनगंज से जलालगढ़ के बीच। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि सीमांचल वासियों के लिए रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक और फिर बेहद बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 17 वर्षों से फाइलों में दबी 51 किलोमीटर लंबी जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय ने दोबारा पुनर्जीवित कर दिया है। 1852 करोड़ रुपए की संशोधित लागत वाली इस परियोजना के धरातल पर उतरने से पूर्णिया जिले में करीब एक सदी बाद नई पटरी बिछाने का अनोखा रिकॉर्ड बनेगा। यह बिहार के सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना के दिन अब बहुरने वाले हैं। साल 2008-9 में स्वीकृत होने के बाद में वर्ष 2019 में तकनीकी और फिर बजटीय कारणों से ठप पड़ी इस योजना को केंद्र सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड और फिर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे यानी कि NFR द्वारा इसकी संशोधित लागत का अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परियोजना के दोबारा शुरू होने से पूर्णिया प्रमंडल के बाढ़ प्रभावित सुदूर ग्रामीण इलाकों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की उम्मीद जगी है, जिससे स्थानीय व्यापार और फिर किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं पर इस परियोजना का शिलान्यास साल 2008-9 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। तब इसकी अनुमानित लागत मात्र 360 करोड़ रुपए थी, लेकिन 17 वर्षों की प्रशासनिक लेत लतीफी और फिर जमीन अधिग्रहण की पेंच के कारण इसकी संशोधित लागत अब बढ़कर के 1852 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी की पार्टी ने अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस फैसले के साथ प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर को लेकर के चर्चा और तेज हो गई है। AIMIM ने अपनी अभियान की शुरुआत बहराइच से करने की योजना बनाई है, जो कि उप विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया को बहराइच में पार्टी प्रमुख के दौरे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के दौरे और जनसभा के कार्यक्रम की जानकारी दी है। जहां असदुद्दीन ओवैसी 14 जून को उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी दौरे के साथ AIMIM राज्य में अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगी। जब पार्टी सूत्रों के मुताबिक AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी रविवार को बहराइच जिले के मटेरा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस मटेरा विधानसभा सीट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां से समाजवादी पार्टी की मारिया शाह विधायक हैं। जब मटेरा विधानसभा सीट का गठन साल 2012 में हुआ था और तब से ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती रही है। वहीं पर इससे पहले AIMIM ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में भी चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी थी। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2027 में गेम बदल देंगे लिखे बैनर पोस्टरों के साथ ई-रिक्शा रैली निकाली थी। वहीं पर AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। उनका कहना है कि प्रदेश में मुस्लिम और फिर दलित वोटों का संयुक्त हिस्सा करीब 40% है, जो चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद AIMIM अब उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूर्णिया की SP स्वीटी सहरावत के बारे में। IPS स्वीटी सहरावत अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ी और फिर UPSC क्रैक करके IPS बन गई। यह UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में सफलता हासिल करके प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में जाने का सपना देखते हैं। बिहार कैडर की IPS अधिकारी स्वीटी सहरावत की कहानी भी ऐसे ही प्रेरणादायक है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ करके UPSC की तैयारी शुरू कर दी। कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने परीक्षा पास की और IPS अधिकारी बनी। वहीं पर स्वीटी सहरावत ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिजाइन इंजीनियरिंग के तौर पर
काम भी किया। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं और समाज के लिए काम करें। पिता की इस इच्छा को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और नौकरी छोड़कर के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ स्वीटी सहरावत के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। साल 2013 में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। इस कठिन समय में स्वीटी को कमजोर करने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और लगातार मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और फिर साल 2019 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 187 हासिल की, 187। इसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस में हुआ। वहीं पर वर्तमान में स्वीटी सहरावत बिहार के पूर्णिया जिला की एसपी हैं। जी हाँ, एसपी के रूप में तैनात हैं। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले केरल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार के साथ उनकी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में योगी का बुलडोजर चला, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्रकारों ने कहा कि क्या आप दूसरा योगी आदित्यनाथ है? तो सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं सम्राट चौधरी हूं और अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दो टूक कहा कि अतिक्रमण है तो तोड़ा ही जाएगा। लोगों द्वारा उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किए जाने के सवाल पर भी उन्होंने बखूबी अंदाज में जवाब दिया है। जब मीडिया ने सीएम से पूछा है कि क्या आप दूसरे योगी आदित्यनाथ है, इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है। उनके इस बयान की चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी है। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। भाषण की समाप्ति के बाद सीएम ने विभिन्न पत्रकारों से औपचारिक रूप से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनमें बिहार में अतिक्रमण हटाने को लेकर के चल रहे बुलडोजर एक्शन वाले अभियान पर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है। राज्य में जहां भी अतिक्रमण है, चाहे वह किसी भी उद्योगपति का हो या फिर बड़े व्यक्ति का, उसे तोड़ा ही जाएगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के दिन भी पटना स्थित लोक भवन के बाहर बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे थे। इससे पहले लगभग 5 महीने तक नीतीश सरकार में गृह मंत्री रहे। पुलिस और फिर कानून व्यवस्था की कमान हाथ में आने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त मुहिम छेड़ रखी थी। अब सम्राट चौधरी खुद सीएम बन गए हैं तो फिर उन्होंने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मौसम का मिजाज एक बार फिर से तेजी से बदल रहा है। आज सुबह जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में आसमान पूरी तरह से साफ रहा और लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान ने इस राहत के बीच अलर्ट जारी कर दिया है। जहाँ दोपहर के बाद किशनगंज, सदर, ठाकुरगंज और फिर बहादुरगंज प्रखंडों में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण अचानक घने बादल छाने और वज्रपात के साथ तेज बौछारें पड़ने पर प्रबल संभावना जताई है। वहीं पर शनिवार सुबह करीब 5 बजे किशनगंज, ठाकुरगंज और बहादुरगंज में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे सुबह के समय हल्की ठंडक का एहसास हुआ। वहीं पर दोपहर का अधिकतम तापमान दिन चढ़ने के साथ ही चिलचिलाती धूप के कारण पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं पर बहादुरगंज के बारे में बात किया जाए तो यहां पर बारिश की सबसे अधिक 64% संभावना जताई गई है। ठाकुरगंज के बारे में अगर बात की जाए तो ठाकुरगंज प्रखंड में 63% बारिश के आसार हैं। वहीं पर किशनगंज जिला मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में 55% बारिश की उम्मीद है। वहीं पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं और फिर पूर्वा के मिश्रण से सीमांचल के निचले वायुमंडल में एक मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है। इस मानसूनी कड़ियों के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे क्षेत्र में रुक रुक करके प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। ये मौसम उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो इस समय धान की नर्सरी डाल रहे हैं या फिर खेतों की जुताई में जुटे हैं। इस प्राकृतिक सिंचाई से किसानों के डीजल का खर्च बचेगा। वहीं पर शनिवार की अहले सुबह ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन परिसर के समीप प्राकृतिक का एक बेहद अद्भुत और फिर सुंदर नज़ारा देखने को मिला। स्टेशन की पटरियों के पीछे से साफ आसमान में लालिमा बिखेरते हुए उगते सूर्य ने हर किसी का मन मोह लिया। सुबह की इस शांति और साफ मौसम को देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि दोपहर बाद यहाँ मेघ गर्जन शुरू हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन और फिर मौसम विभाग ने शनिवार को बाजार या फिर खेतों में निकलने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपने साथ छाता या फिर रेनकोट अवश्य रखें।